कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको यूं ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको कारण बताना पड़ेगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो धाराएं हैं ये वेलेबल है या नॉन वेलेबल है। बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वेलेबल होते हैं और जो अपराध कॉग्निजेंस क्राइम होते हैं जैसे कि मर्डर है, रेप है, ये सब जो है नॉन वेलेबल है। इसके अलावा कोई छोटे मोटे अपराध होंगे तो आपकी उसमें बेल हो सकती है और आप उसमें पूछ सकते हैं कि आपको किस जो है क्राइम के अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगली बात है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। गवर्नमेंट हो या कोई पर्सन हो, वो किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी की लाइफ नहीं छीनी जा सकती। जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है उसमें जॉन लॉक एक फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति की नहीं छीनी जा सकती। तो गवर्नमेंट भी आपकी जो है लाइफ को बिना किसी कारण के आपसे छीन नहीं सकती। आपको फांसी की सजा, जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो उसका ट्रायल होता है और उसके हर पहलू को जांचा जाता है कि ऐसा तो नहीं उसने क्राइम नहीं किया। तो ऐसे में यह कोशिश की जाती है कि किसी की लाइफ को तब तक का जो है नहीं छीना जा सकता जब तक कि उसने इस लेवल का क्राइम ना किया हो। अगली बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पहली बात कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर एक व्यक्ति ने एक अपराध की सजा भुगत ली है तो अब उसको दूसरी बार जो है अब उसे जो है उसी सेम क्राइम के लिए दूसरी बार गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना उसको सजा दी जा सकती है। और ऐसे केसेस में उसको ना गिरफ्तार किया जा सकता है ना तो उसको डिटेन किया जा सकता है, मतलब उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है। तो ये दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो आर्टिकल 23 है वो ये बताता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि आप किसी बॉय या गर्ल के साथ जो है उनके साथ उनको साथ फोर्स लेबर या बेकार करवाते हैं। आपने काम करवाया, पैसा नहीं दिया, या आपने किसी को ऐसी संस्था को जो है वहां पे ले जाके सोल्ड कर दिया जहां पर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस तरह से बचाने के लिए आर्टिकल 23 है जहां पे किसी भी महिला या किसी पुरुष को जो है सेक्सुअल एब्यूज ना हो, इसके लिए जो है प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 24 जो है वो हमारे देश के बच्चों को रोकता है जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं और उनको किसी भी प्रकार की ऐसे कामों में नहीं लगाया जा सकता जिनसे उनकी सेहत को नुकसान हो, उनके स्वास्थ्य को नुकसान हो। पटाखा फैक्ट्री में आप उनसे नहीं काम करा सकते या किसी ऐसे हैजार्डियस केमिकल की जो है फैक्ट्री में आप उनसे काम नहीं करा सकते क्योंकि उनके स्वास्थ्य में नुकसान होगा। और साथ ही साथ और भी, हालांकि हमारे देश का संविधान और भी चीजें प्रोवाइड करता है हमारे देश के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। अगली बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो धर्म को हम किसी धर्म को मानने के लिए वहां पे हम किस धर्म को मानेंगे, उस धर्म को कैसे चला सकते हैं, उसको मैनेज करने के लिए हमें अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार हमको जो है प्राप्त है 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक, जिसमें जो हमारा आर्टिकल 25 है वो हमें इस बात की आजादी देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम आजाद हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए। कुछ लोग कभी बौद्ध हो जाते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं, मगर यहां पे एक शर्त है कि कोई जबरदस्ती या कोई लालच देके अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन करा रहा है तो ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उसकी निष्ठा किसी दूसरे धर्म में है, वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसके लिए वो आजाद है। मगर अगर कोई फोर्सफुली कर रहा है तो एक प्रकार का क्राइम है।
दूसरी बात करते हैं, हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो इस बात से रिलेटेड है कि हम अपने रिलीजन को मैनेज कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे संस्थान होते, बहुत सारे धर्म होते हैं जहां पे टैक्स लगाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि एसेट के ऊपर का जो है टैक्स लगाया जाता है कहीं मस्जिदों में या कुछ जगहों पे, कि जहां पे जो आपके पास एसेट्स हैं, गहने हैं, उनके ऊपर वो कुछ कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं। इस तरह से किया जा सकता है और उसके लिए वो फ्री है, ऐसे ऐसी फ्रीडम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। साथ ही साथ फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब है कि किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है धर्म के नाम पे उन संस्थाओं में, हर जगह नहीं लगा सकते, उन संस्थाओं की अपनी जो उन संस्थाओं को मानने वाले लोगों में कुछ प्रकार के टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। जैसे हमने बोला कि जो है कहीं पे हज के नाम पे, हज है आप कोई करने जा रहा है, वहां पे कर लगा सकते हैं, या किसी और जगह पे कर लगा सकते हैं। ये उनके अपने अपने धर्म के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही साथ बात करते हैं फ्रीडम एज टू अटेन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या कोई क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है या किसी अन्य जो है रिलीजन की यूनिवर्सिटी है, तो उनमें कुछ उनके लोगों को प्रमोट करने के लिए कुछ अलग तरह से नियम बनाए जा सकते हैं, कुछ अलग उसमें रिजर्वेशन के प्रावधान हो सकते हैं, टीचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट को लेकर भी प्रावधान किए जा सकते हैं जो कि संविधान संगत हो, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो। अगली बात करते हैं वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये क्या है? तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो होते हैं वो किसी स्क्रिप्ट को, किसी कल्चर को जो कि माइनॉरिटी सेक्शन यूज करता है, जैसे कि हमारे देश में कई जगह पे इस प्रकार की भाषा जो है डायलेक्ट हैं जो सिर्फ 20-25 लोग ही बोलते हैं, मगर हमें उनको भी प्रिजर्व करने की जरूरत है। हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो बोली है और आपका जो पानी है वो थोड़ी थोड़ी दूर में बदल जाता है। तो भारत में संविधान के अंदर तो 18 भाषाएं दी हुई थी और अब जो कि बढ़ते बढ़ते 21 हो गई, मगर अगर बोलियों की बात की जाए तो हजारों की संख्या में हमारे यहाँ बोलियां हैं, जो कि जैसे हिंदी के अंतर्गत ही बहुत सारी तरह की बोलियां आ जाती हैं। तो हम इनको सिक्योर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कि सारी सुविधा जो है कल्चर और एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अपना प्रबंधन देखती है, जैसे कि और भी यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज, ये क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा बनाए गए कॉलेज होते हैं, या मिशनरी के बहुत सारे कॉलेज होते हैं, वो अपने मैटर्स को अपने हिसाब से देखते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फंडामेंटल राइट्स में सबसे बेहतरीन पार्ट है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जब कभी इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो है मुख्यतः वो हैबस कार्पियस, मैंडेबस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी एंड क्यो वारंटो है। तो ये अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर, न्यायालय के ऊपर लगाई जाने वाली रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमें बचाती हैं कि हमारे अधिकारों को कोई छीन ना ले। जैसे देखते हैं हैबस कार्पियस जो है, कोई भी व्यक्ति जिसको डिटेन कर दिया गया, घर के अंदर बंद कर दिया गया है, वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति जाके अगर कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा देगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कि किसी व्यक्ति को बंद कर दिया गया है, तो जो हमारी जुडिशरी है वो तुरंत एक ऑर्डर इशू करेगी। वो ऑर्डर ये होगा कि इस व्यक्ति को 24 आवर के अंदर अंदर हमारी आंखों के सामने प्रेजेंट किया जाए। मैंडेमस के बारे में हम समझते हैं, मैंडेमस को हिंदी में परम आदेश कहा जाता है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव संस्था जो है वो अपना काम नहीं करती है, जैसे कि वो
कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है जो अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, तो जो इस प्रकार का लीगल राइट प्राप्त है कि जुडिशरी उसको बोल सकती है कि आपको ये काम करना चाहिए। इस प्रकार का जो आदेश होता है वो परमादेश या मैंडेबस के द्वारा जारी किया जाता है। उसी प्रकार से प्रोहिबिशन, हायर जुडिशियल बॉडी जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जारी करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए कि ये जो मैटर है वो आपकी अधिकारिता के बाहर है, तो इस मैटर को आपको सुनने का अधिकार नहीं है और उस जो है मैटर को उठा के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए बुला लिया जाता है। साथ ही साथ ये बात तब होती है जब अभी फैसला नहीं आया था, लेकिन मान लीजिए कि फैसला आ गया, तो जब फैसला आ जाएगा तो फिर इसके बाद जो है आपका सटरोरी ये काम करने लगेगा। यहां पे क्या होगा कि लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस फैसले को दोबारा जो है रिव्यू करने का काम जो हायर कोर्ट होती है वो कर सकती है। साथ ही साथ जो लास्ट है वो है क्यो वारंटो। कोई व्यक्ति किसी भी पद पे, किसी भी संवैधानिक पद पे अगर इलीगल रूप से कब्जा कर लेता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा कि गुजरात में एक जो है जज अपनी कोर्ट चला रहा था, तो इस तरह से अगर किसी कोई भी व्यक्ति पद का दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर जो है क्यो वारंटो जो है लगाया जा सकता है। थैंक यू।